हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सीटेट की एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स जो रहते हैं उनको कवर करके फटाफट उसके बाद हम एक PYQs या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये टॉपिक अभी रहता है, इसको कवर करते हैं, ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। देखो चार्ज क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी of a material, property of a material which is responsible to exert the electric force, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है बेटा, ठीक है, वो हमारा चार्ज होता है, ठीक है। जैसे चार्ज है, फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन चल रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली उसमें चार्ज मूव कर रहा है। जहाँ जहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस चल रहा है तो इसका मतलब उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। ओके, चार्ज बेसिकली हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा बेटा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कौन कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। फालतू का नहीं पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत डिटेल में है ये चैप्टर पूरा, ठीक है। तो ओके, तो चार्ज हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट इज ठीक है। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो कुछ पार्टिकल्स इनके चार्ज आपको याद रखने हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका जो चार्ज है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट, SI यूनिट इज कूलम। क्या होती है बेटा? कूलम होती है। C से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? चार्जलेस होता है। क्या होता है बेटा? चार्जलेस। सो इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा? नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो है न्यूट्रॉन हमारा चार्जलेस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, यानी I यानी करंट इक्वल टू क्या होता है हमारा? चार्ज अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट यानी I क्या होता है हमारा? I इक्वल टू होता है हमारा चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम T हो जाएगा हमारा। तो करंट की यूनिट क्या हो गई? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। सो इट्स SI यूनिट। SI यूनिट क्या हो गई? किसकी? I की। SI यूनिट ऑफ I इज़, बताओ क्या है? चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, और टाइम की क्या होगी? सेकंड, यानी कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड को बोलते हैं बेटा एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है। ओके, डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देखो, जो करंट है वो हमेशा किस तरफ फ्लो करता है बेटा? ध्यान रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा फ्लो किस तरफ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज से वो किस तरफ फ्लो करेंगे? हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेंगे। लेकिन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ माना गया है। एक्चुअली ये इसके पीछे देखो क्या हिस्ट्री है, मैं बताता हूँ। देखो, जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट बोलते हैं इसको, वो पहले ही मान ली गई थी कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। कन्वेंशनल वर्ड का मतलब है ट्रेडिशनल, जो बहुत पहले से चला रहा है। तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव मान ली गई थी, जस्ट कंसिडर किया था ये। लेकिन बाद में पता चला यार इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, है ना। तो अब कन्फ्यूज़न से बचाने के लिए इसको पॉजिटिव से नेगेटिव ही रखा गया, बाद में चेंज नहीं किया गया।
तो इसके डायरेक्शन को बोल दिया हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, ऐसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट बोलते हैं इसको। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल का मतलब है जो चीज़ परंपरागत है, पुराने टाइम से चली आ रही है, कन्वेंशनल करंट, उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर है? तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट की डायरेक्शन मानेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी? आप कहोगे सर ये तो वेक्टर होना चाहिए। देखो क्वांटिटी दो टाइप की है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है, दोनों चीज़ें होती है। आप कहोगे सर इसकी तो डायरेक्शन भी है पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर ये वेक्टर क्यों नहीं है? देखो इसके अलावा जो स्केलर होते हैं, ध्यान रखना, स्केलर कौन से होते हैं? स्केलर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या हो, स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कोई चीज़ मान लो स्पीड की बात करें 15 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वेक्टर कौन सा है? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस एक चीज़ और होनी चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर एडिशन के लॉ को ओबे करे। ये क्या है वैसे? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है आपको, ये 11th क्लास में आएगा, और 11th का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब है कि वेक्टर के लॉ को भी ओबे करे। जैसे 15 मीटर पर सेकंड कोई चीज़ है, मान लो उसकी वेलोसिटी है और नॉर्थ से साउथ है, तो डायरेक्शन भी है, या अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, जिसके साथ डायरेक्शन भी होती है वो वेक्टर है। अब ये वेक्टर क्यों नहीं है? करंट वेक्टर क्यों नहीं है? करंट तो मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है, चलो माना, लेकिन ये नहीं करती, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती। क्या होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो, इसको मैं बता देता हूँ एग्जांपल से। मान लो एक वायर है, इसमें 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इसमें 4 एम्पियर करंट आ रहा है। अगर ये एंगल 30 डिग्री पे है बेटा, या फिर 2 वायर आ रही है, अगर इनके बीच में 45 डिग्री एंगल है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर, ठीक है। अगर करंट वेक्टर होता तो एंगल चेंज करने पे ये वैल्यू चेंज हो जाती, लेकिन दोनों केस में 3 और 4 कितना होगा? 7 एम्पियर ही करंट आएगा, 7 एम्पियर ही करंट आएगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर इसकी जगह मान लो फोर्स होता, 3 न्यूटन इधर लग रहा है मान लो, और 4 न्यूटन इधर लग रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे और 30 डिग्री के एंगल पे, दोनों ही चीज़ें, तब फोर्स अलग अलग होगा। समझ में आया? क्लियर है बेटा? तो बात ये है, जो एंगल चेंज होने से, सीधी सी बात, आम भाषा में ही बता रहा हूँ, जो एंगल चेंज होने से चेंज हो जाती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एंगल चेंज होने से करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी मानी गई है। ठीक है, एक MCQ करेंगे इसके बेस पे। तो इसका रीज़न यही है कि जो करंट है वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करता। ठीक है, करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, ये बात ठीक है, लेकिन करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करता, मतलब एंगल चेंज करने पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या है, करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, ओम्स लॉ क्या कहता है? देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ एक वोल्टेज है, जो करंट है हमारा वो एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वोल्टेज मतलब इन दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक पॉजिटिव वोल्टेज होता है, एक नेगेटिव, यानी एक हाई वोल्टेज होता है, एक लो वोल्टेज होता है। अगर जितना ये ज़्यादा वोल्टेज है उतना ही करंट ज़्यादा होगा हमारा। जैसे घरों में 220 वोल्ट आती है, तो करंट क्या है? करंट इस पे डिपेंड करता है वोल्टेज पे। मान लो घर, जैसे इंडस्ट्रीज़ में 440 आती है तो और ज़्यादा करंट होगा। बड़ी जो लाइन है वो 66,000 वोल्ट की है, उनमें और ज़्यादा करंट आएगा। क्लियर है? तो करंट बढ़ता जाता है जैसे वोल्टेज बढ़ेगी। तो ओम्स लॉ ने बताया कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी करंट किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा? करंट किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे। और इस प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा यहाँ पे 1/r। क्या आएगा? 1/r। इसको कांस्टेंट बोलते हैं। कोई भी एक वैल्यू इस प्रोपोर्शनल हटाने के लिए और इस इक्वल को लाने के लिए कोई भी वैल्यू यूज़ करते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये वेरीफाइड वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? इसको 1/r आएगा यहाँ पे, और यहाँ से v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, IR आ जाएगा। ठीक है, इसको ओम्स लॉ बोलते हैं, ना कि इसको। ये ध्यान रखना, ओम्स लॉ ये है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ एक स्टेटमेंट है कि करंट
फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज पे डिपेंड करता है। करंट हमेशा किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे। और ये क्या है हमारा? आर है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो करंट को रोकने की कोशिश करे, है ना। रेजिस्टेंस आता कहाँ से है? देखो, जब एक वायर में करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव। ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉन अकेला सीधा चला जाएगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अगले वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, ऐसे ही वो अगले वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है ना। उधर से पॉजिटिव आयन आ रहे हैं। जैसे मान लो एक कॉपर का एटम है, कॉपर का एक मेटल है, मान लो कॉपर का टुकड़ा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कॉपर की वायर है चाहे, तो कॉपर पॉजिटिव इस तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, तो देयर इज अ कंटिन्यूस कोलिजन होगा। कोलिजन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्मूथली फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस डेवलप होगा। समझ में आए? देखो, एक होता है स्मूथली आप जा रहे हो, है ना, तो वो क्या होगा? बहुत आसानी से जा रहे हो, उसका मतलब इजीली फ्लो हो रहा है। लेकिन एक इधर से टकरा रहे हो, इधर से टकरा रहे हो, आगे टकरा रहे हो, तो करंट की फ्लो के में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, रुकावट आ रही है। इसी रुकावट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो डेफिनेटली करंट हमारा क्या होगा? कम होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट हमारा कम होगा। इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो करंट और रेजिस्टेंस हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। इन्वर्सली का मतलब अगर ये बढ़ेगी तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ी और ऊपर वाली कम हो जाए तो उसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज क्या करती है? वोल्टेज हमेशा करंट को कहेगी चल तू चल, वो उसकी हेल्प करेगी। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करेगा। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इट्स यूनिट इज ओम। क्या होती है बेटा? ओम। और ओम का सिंबल ये होता है बेटा। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब जो ये रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ये ध्यान रखना, किस किस बात पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। बेटा जी, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा कोलिजन होगा। मान लो एक छोटी वायर लेके मैंने यहीं पे बल्ब जलाया एक बैटरी से, तो जल जाएगा। लेकिन अगर इतनी वायर ले लूँ, इतनी लंबी वायर कि आपके घर तक पहुँच जाए, तो क्या उसमें वो बल्ब जलेगा बैटरी से? क्यों नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम हो गया। और रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वहाँ तक तुम्हारे तक पहुँचते पहुँचते इतने ज़्यादा कोलिजन में करंट फ्लो ही नहीं हुआ। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। दूसरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे एक पाइप है हमारे पास, ठीक है। पाइप पतला हुआ तो ज़्यादा कम पानी फ्लो करेगा, क्यों? पाइप से एक दूसरे से टकराता रहेगा। ऐसे ही करंट, पाइप पतला हुआ तो क्या होगा? चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो कर पाएंगे बिची गली में। लेकिन अगर पाइप चौड़ा हुआ तो एरिया ज़्यादा होगा भाई। एरिया ज़्यादा हो तो आसानी से फ्लो कर सकता है। इसका एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। यही तो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कोई वायर जितनी पतली होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। वायर कैसी होनी चाहिए? इसका मतलब वायर चौड़ी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? वायर होनी चाहिए लंबी नहीं, शॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि लंबी वायर में तो ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। हमें एक ऐसी वायर चूज़ करनी है जिसमें बेटा ज़्यादा करंट फ्लो करे, रेजिस्टेंस कम से कम हो। भाई हम तो नहीं चाहते रेजिस्टेंस हो ज़्यादा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो लेंथ शुड बी कम, है ना, लेंथ शुड बी लेस। दूसरा, एरिया क्या होना चाहिए? एरिया क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। एरिया ज़्यादा होगा यानी वायर चौड़ी होनी चाहिए। वायर चौड़ी होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, कुछ मटेरियल हैं, अच्छा सुनो, हाँ इनको कंबाइन कर दो, अब इसको पूरा करते हैं। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रपोज कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा L/A के। देखो ये ऊपर है ये नीचे है, तो दोनों को मिला दिया तो L/A आ जाएगा। और रेजिस्टेंस को प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने बताया था कांस्टेंट यूज़ होगा। यहाँ कांस्टेंट है रो, इसको रो बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? रो, ठीक है। इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ नेचर पे एंड टेम्परेचर पे। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल,
इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट ऑन लेंथ एंड एरिया, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। नॉट ऑन लेंथ एंड एरिया, एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा हमेशा? रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ और एरिया पे, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करेगी किस पे बेटा? सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और नेचर पे डिपेंड करेगी, है ना। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो रेजिस्टिविटी एक गुण है किसका? जैसे मान लो कॉपर का और आयरन का। देखो मेरी बात सुनो, ये कॉपर है और ये आयरन है मान लो, ठीक है, ओके। अब इनका नेचर अलग अलग है भाई। कॉपर अलग तरीके से कंडक्ट करता है और मान लो आयरन अलग तरीके से। कॉपर अच्छा कंडक्टर है भाई, कॉपर की वायर अच्छी होती है। क्यों अच्छी है? क्योंकि उनका नेचर अलग है ना। आपका मेरा नेचर अलग है, हर दुनिया में सबका नेचर अलग है, तो सब में करंट फ्लो करने की नेचर अलग अलग होगी। समझ में आया? अच्छा, मैंने इसको कट कर दिया। मैं बता रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे क्यों नहीं डिपेंड करती। मान लो मैंने कट कर दिया, अगर ये कॉपर है तो ये कट करने के बाद तो रहेगा ही कॉपर ना। क्या ये चीज़ आयरन बन जाएगा? नहीं बदलेगा, नहीं चेंज होगा। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी भी नहीं चेंज होगी, है ना। तो ये जो कंडक्ट कर रहा था वही कंडक्ट करेगा। तो रेजिस्टिविटी कभी भी डिपेंड नहीं करती बेटा किस पे? लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट, कुछ मटेरियल्स हैं इनकी रेजिस्टिविटी ये है बेटा, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ नोट करना, जो एलॉय हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी है बताओ ज़रा। यहाँ देखो 1.6 × 10⁻⁸ रेजिस्टिविटी कम है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। देखो कैसे ज़्यादा है? क्योंकि पावर -6 है, यहाँ -8 है, मतलब ये बहुत कम है। समझ गए? तो एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। इसी पॉइंट को याद रखना। एलॉय की रेजिस्टिविटी का, एलॉय किसको बोलते हैं? एलॉय उसको बोलते हैं जो 2-3 धातुओं से मिलके बनाए, है ना। तो एलॉय बनाए जाते हैं, हीटर में एलॉय लगाया जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका, एलॉय का, और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, कम पिघलता है। इसका जो एलॉय है इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ होगा एक आगे एक टॉपिक में, मैं बताऊँगा ध्यान से कि एलॉय हीटर में क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न बताऊँगा मैं तुम्हें, ठीक है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब रेजिस्टर को कैसे कंबाइन कर सकते हैं? सबसे पहले रेजिस्टर्स इन सीरीज़। तो सीरीज़ में ध्यान रखना, कभी भी रेजिस्टर्स सीरीज़ में लगा दिए जाए। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मान लो 3 रेजिस्टर्स हैं और इनकी वोल्टेज कितनी है बेटा? V वोल्टेज है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। याद रखना करंट सब में सेम होगा अगर रेजिस्टर को सीरीज़ में लगा दिया। देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं और कोई रास्ता तो है नहीं उनके पास, तो करंट एक जैसा फ्लो करेगा। समझ में आए? तो इसमें भी करंट सेम होगा, आई होगा, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, और यहाँ से निकल के आई वापस आ जाएगा इधर। क्लियर है? लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। वोल्टेज यहाँ पे V1 होगा, इसका वोल्टेज V2 होगा और इसका वोल्टेज V3 होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। काहे वोल्टेज अलग अलग होगा भाई? ये देखो यहाँ पे इसके टर्मिनल ये हैं, इस दोनों के जॉइंट पॉइंट ये है, इसके जॉइंट पॉइंट ये है, इसके जॉइनिंग पॉइंट ये है, सबके जॉइनिंग पॉइंट अलग अलग है, तो वोल्टेज भी सब में अलग अलग जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया? सीरीज़ में ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। सीरीज़ में हमेशा रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ेंगे, R1 + R2 + R3। याद रखना सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या होता है? RS क्या होता है हमारा? मैक्सिमम होता है हमेशा। जब भी सीरीज़ में जोड़ोगे तो उनका आंसर क्या आएगा? हमेशा मैक्सिमम आएगा। जैसे 2 और 3 और 5 ये रेजिस्टेंस हमारे, ये मान लो 2 है, ये 3 और ये 5 है, तो इनका सीरीज़ कितना आएगा बताओ? ऐड कर लो, 2 + 3 + 5 यानी कितना आएगा? 11 ओम आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। क्लियर है? इन पैरेलल, अगर पैरेलल में करें तो पैरेलल में क्या आ जाएगा इसमें? पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा किस में? RP। अगर इसी के फॉर्मूले को पैरेलल कैसे करोगे? देखो कैसा सर्किट बनेगा पैरेलल। ये एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, सबके जॉइनिंग पॉइंट एक हो। अब जॉइनिंग पॉइंट एक होगा तो सब में बराबर वोल्टेज रहेगी, सब एक ही जगह कनेक्ट है। लेकिन करंट देखो अलग अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। ठीक है? जैसे मान लो पाइप है, पाइप आगे 3 पाइप से जुड़ा हुआ है, तो सब में अलग अलग पानी जाएगा अगर सारे का रेजिस्टेंस अलग अलग है, R2 R3। ठीक है बेटा? तो ये सारे वापस जुड़ के क्या बन जाएंगे? I1 I2 फिर I बन जाएगा। ठीक है? ओके। तो इन पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/RP 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस चीज़ को ध्यान रखना। पैरेलल में ये फॉर्मूला होता है बेटा, समझ के? क्लियर है? तो पैरेलल में फॉर्मूला ये होगा बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट जूल हीटिंग इफेक्ट। देखो जूल हीटिंग इफेक्ट ये कहता है कि अगर मान लो
कोई सब्सटेंस चलता रहे, है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलता रहेगा तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, वो हीट अप होने लगेगा। जैसे पंखा है, सुबह से शाम तक चल रहा है, तो पंखा चलते चलते क्या होगा, हीट कन्वर्ट हो जाए, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। और हीट कितनी होगी वो, उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। आई मतलब करंट है, आर मतलब रेजिस्टेंस है, टी मतलब टाइम है। आर रेजिस्टेंस है, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, और आई मतलब करंट है। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? तो इतनी हीट डेवलप होगी, इसी को बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्लियर है बेटा? क्या बोलते हैं इसको? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, है ना, क्वेश्चन के बिना तो मज़ा ही नहीं है, टॉपिक क्लियर नहीं है। चलो, आपकी परीक्षा है। करंट स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल ही गलत है। करंट कैसा है? स्केलर क्वांटिटी, पहले ही पढ़ाया था मैंने। क्यों पढ़ाया था, क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। करंट के पास क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल ये तो बिल्कुल सही है, रीज़न ठीक है, एसेसन गलत है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, चल भाई, हाँ, नाइक्रोम इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग इफेक्ट डिवाइस लाइक हीट इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीज़र। देखो, नाइक्रोम एक वायर होती है, नाइक्रोम मिलके बना होता है। नाइक्रोम मतलब नाइक्रोम बनता है निकेल और क्रोमियम से, निकेल प्लस क्रोमियम, इनसे मिलके बना है। क्लियर है? अब नाइक्रोम हम ये एक क्या है, ये एलॉय है। क्या है ये? एलॉय, क्योंकि इसमें दो मेटल मिल गए। अब एलॉय का मैंने बताया था, अब याद रखना, एलॉय की जो है रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है। इससे क्या होगा, हीटर में लगाने से क्या होगा, देखो, हीटर में लगाने से उसका, मैंने बताया था, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। देखो, हीटर में लगाने से तो क्या होगा, वो मेल्ट नहीं होगा, पिघलेगा नहीं जल्दी से। उसका दूसरा रीज़न ये है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आई स्क्वायर आर टी, अभी पढ़ा हमने हीटिंग इफेक्ट, एच क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो नाइक्रोम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसलिए जल्दी पिघलेगा नहीं। ठीक है, तो नाइक्रोम हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी। नहीं, लो रेजिस्टिविटी नहीं है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, ये गलत है। एसेसन ठीक है भाई, ठीक है, एसेसन ठीक है, एसेसन ठीक है, कहाँ गया, बट आर गलत है, समझ में आए? इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। नेक्स्ट, अच्छा, एक सर्किट है, कंपैरिजन 3 आइडेंटिकल बल्ब एंड अ स्विच इज कनेक्टेड टू डिफरेंट अरेंजमेंट गिवन बिलो। इन ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स ग्लो ब्राइटेस्ट। किस चीज़ में बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइट फ्लो करेगा? अरेंजमेंट बी, ऑल बल्ब्स आर इन पैरेलल। सारे बल्ब्स को पैरेलल लगा दिया मैंने। पैरेलल मतलब एक बल्ब यहाँ लगा दिया, देखो पैरेलल कैसे होगा, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक बल्ब यहाँ लगा दिया और एक बल्ब यहाँ लगा दिया। 3 बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब है। ठीक है, ओके। किस केस में ज़्यादा ग्लो करेगा? सी 2 बल्ब्स इन पैरेलल कनेक्टेड इन सीरीज विथ थर्ड बल्ब। या ऐसा हो सकता है कि 2 बल्ब पैरेलल कर दिए और फिर थर्ड को सीरीज में कर दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, एक केस ही है। 2 बल्ब्स इन सीरीज, 2 बल्ब सीरीज में कर लो, फिर क्या कर दो, 2 बल्ब सीरीज में कर दो और फिर क्या कर दो, 2 बल्ब्स इन सीरीज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ थर्ड बल्ब। थर्ड बल्ब इसके साथ पैरेलल कर लो, ये पैरेलल कर लिया थर्ड बल्ब के साथ, ये केस है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑल बल्ब्स आर सीरीज। सीरीज में सारे बल्ब्स को सीरीज में कर दिया, एक बल्ब यहाँ ले लिया, एक बल्ब यहाँ ले लिया, एक बल्ब यहाँ ले लिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा आंसर क्या है? कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ग्लो कौन सा करेगा? देखो, सबसे ज़्यादा ग्लो वो करेगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। और सबसे कम रेजिस्टेंस किस में होता है बताओ? सबसे कम आंसर कब आता है, मिनिमम आंसर कब आता है, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं। मैक्सिमम आंसर तो सीरीज़ में आता है। रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है? इन सीरीज़ में। और रेजिस्टेंस मिनिमम कब होता है? इन पैरेलल में। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा ग्लो वो करेगा। तो सारे रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होंगे तो सबसे ज़्यादा ग्लो करेंगे। क्लियर है बेटा? ओके, तो इसका आंसर बेटा ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है आगे, ओके। 3 एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज अ सेल, ए स्विच कनेक्टेड ऑन वन एंड ओनली वायर, इतना इतना। विच ऑफ द वायर शुड बी प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट। देखो, हीट प्रोड्यूस होने के लिए मैंने बताया था हीट का फॉर्मूला क्या है? आई स्क्वायर आर टी। आई देखो सब में सेम है,
ठीक है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ध्यान रखना। ये ऊपर की एरो का मतलब है ज़्यादा, नीचे एरो का मतलब कम, क्योंकि हीट किस पे डिपेंड करती है, हमारी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे। हमें एक ऐसी वायर चाहिए जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, देखो हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए भाई, ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्वेश्चन की डिमांड है ये। तो हमें एक ऐसी वायर चाहिए देखो जिसकी लेंथ तो ज़्यादा हो, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और एरिया कम होना चाहिए, एरिया का कम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं किसका आंसर, देखो ये लेंथ है और ये हमारा एरिया है, यानी लेंथ बाय एरिया का रेशियो ज़्यादा आना चाहिए। किसका आएगा ज़्यादा, देखो देख लेते हैं, पहले ए वायर का देख लो, क्योंकि जिसकी ये वैल्यू ज़्यादा आएगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी। ए का देखो लेंथ ये रही 10 और एरिया कितना है हमारे पास 10 × 10⁻⁸ कितना -8, 10 से 10 गया 10 की पावर 8 आ जाएगा, ऊपर चलेगा तो ठीक है। ये लेंथ बाय एल के रेशियो ए वायर के लिए। ये बी वायर के लिए देखो हम किसकी रेशियो निकाल रहे हैं बेटा, एल बाय ए की रेशियो निकाल रहे हैं। एल कितना है इसका 10 और बटे 8, 10⁻ कितना आ जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1.2 करके 10⁸, ठीक है। तीसरी वायर का देख लो जरा, तीसरी वायर क्या है 12/6 × 10⁻ कितना ऊपर जाएगा, तो मैं देखो 6 × 10⁻ कितना है। सी वायर के लिए देखो 12, लेंथ तो 12 हो गई और नीचे 6 × 10⁻ कितना है -8, तो ये ऊपर जाएगा 6 2 यानी 2 पे कट जाएगा, पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी 10⁸। ये वैल्यू और वैल्यू ज़्यादा आ गई 5/10 नहीं, ये नहीं हो सकती। तो सी का सबसे ज़्यादा आंसर आ रहा है, तो 2 × 10⁸ सबसे ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एल बाय ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में आई, इसमें आई, सी में। तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा तो हीट भी सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा सही क्या हो जाएगा। अच्छा लीस्ट पूछा है बेटा उसने, लीस्ट तो इसमें होगी डी में, क्यों, क्योंकि देखो 5/10 ये लेंथ होगी, ये एरिया होगा 10⁻⁸, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 10⁸ हो जाएगा, और 5/10 क्या होगा 0.5, तो सबसे कम आंसर ये आया हमारे पास, ये है 1 × 10⁸, ये 1.2, ये सबसे कम। तो सबसे लीस्ट कम होगी कौन सी हमारी, डी। तो सबसे कम लीस्ट देखो, लीस्ट हीट का सबसे कम होगी जिसमें एल बाय ए की वैल्यू कम आएगी, सबसे कम आएगी तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, सबसे कम रेजिस्टेंस होगा तो हीट भी कम होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय द कनेक्टिंग 3 वायर्स ऑफ 1/3 ओम, मतलब इनको पहले सीरीज में कनेक्ट करो। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होता है, जब सीरीज में, तो 1/3 + 1/3 + 1/3, तो कितना आएगा 3/3 यानी 1 ओम आ जाएगा। लेकिन अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो पैरेलल का फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें, वो सबसे ये मैक्सिमम वैल्यू है आर मैक्सिमम, और आर मिनिमम रेजिस्टेंस मिनिमम कब होता है, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो 1/3 और 1/3 ऐसे करोगे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा बेटा। वो फॉर्मूला ये कह रहा है, मुझे पता आप ऐसे करने वाले थे, 1/R2 + 1/R3, तो यहाँ पे वैल्यू रखो 1/R1 मतलब 1/3 है वो, ये क्या आएगा 1/1/3 + 1/1/3, तो कितना आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, देखो 3 ये 3 और ये 3 यानी कितना आ जाएगा इसमें 3/, और कितना आएगा 3/1 3/1 3/1, तो कितना आ जाएगा 9 ओम आ गया। अब देखो 9 ओम ये आंसर नहीं है इसका, क्योंकि अभी ये हमारा आर 1/RP है, ये ध्यान रखना है ना। कभी आप सोचो कि RP निकल गया, ये तो 9 आ गया, ठीक है, यही तो गड़बड़ है। 9 में से 1 माइनस करोगे आप 8 आंसर करके आ जाओगे, 8 तो है नहीं, खैर चलो। तो अब इसका रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि हमें अभी 1/RP मिला है 9 ओम, लेकिन RP क्या हो जाएगा, RP का उल्टा कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये 1/9 का उल्टा कर दो। भाई देखो अभी आंसर क्या आ रहा है हमारा 1/RP = 9 ओम आ रहा है, लेकिन हमें RP चाहिए तो क्या आ जाएगा 1/9 ओम, ये मिनिमम वैल्यू है। अब क्या करना है, डिफरेंस करना है। सो R मैक्सिमम - R मिनिमम, मैक्सिमम कितना है बेटा हमारा 1 ओम, और माइनस कितना है 1/9 ओम, डिफरेंस कर लो तो कितना आएगा, एलसीएम ले लो 9 आ जाएगा, 9 - 1 यानी 8/9 ओम, क्या आ जाएगा 8/9, वेयर इज 8/9 ओम, समझ में आया, ठीक है। सो दिस वाज द राइट आंसर, समझ गए, क्लियर है बेटा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है।
मैंने आपको कंसाइज फॉर्म में, छोटे फॉर्म में कराने की कोशिश की है। अगर आपको डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है तो मैंने एक क्लास 10th का एक इलेक्ट्रिसिटी पूरा वन शॉट बनाया हुआ है, 1 घंटे 10 मिनट का, आप वो देख सकते हैं और अच्छा आपको आइडिया मिलेगा अगर आपके पास टाइम है। लेकिन आपको जल्दी में कवर करना है, थोड़ा कम टाइम है आपके पास, तो आप इससे पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, चैनल पे हमारा जो वर्क है, जो हमारा हमने इतना एफर्ट किए हैं आपके लिए, वीडियो लेकर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक यू सो मच।